हमारा आज का टॉपिक है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताना चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज अ सिस्टमिक एग्जामिनेशन दैट सर्वेस या फिर चेक द फंक्शनिंग ऑफ द नर्व्स, डिलीवरिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन एंड कैरिंग मोटर कमांड्स। कि मतलब हमें नर्व की फंक्शनिंग चेक करनी होती है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। जो दो मेन पॉइंट जिससे हम डेफिनेशन बना सकते हैं वो है कि ये होता क्या है, ये एक सिस्टमिक एग्जामिनेशन है और इसमें हम क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से ही समझ आ रहा है एग्जामिनेशन किसको एग्जामिन करना। और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। न्यूरो वर्ड कहाँ से आया, न्यूरॉन से, नर्व से। इसलिए देन हम इस पे चेक करते हैं कि हमारी सेंसरी जो मोटर कमांड्स हैं वो सही है, वो मतलब सही से वर्क कर रही है, फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। अब हमारा नेक्स्ट आता है इसमें पर्पस ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जब भी हम कोई चीज़ कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसके पर्पसेस क्या हैं उस एग्जामिनेशन को करने के लिए। फिर कोई भी और चीज़ों में भी ये ये वैलिड होता है कि हमें पर्पस पता होना चाहिए कि कोई भी अगर हम प्रोसीजर कर रहे हैं या फिर कोई भी हम डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम कुछ भी चीज़ फॉलो अप करें तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। देन हमें उसे फर्दर हम उसे और अच्छे से जान पाएंगे। देन द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन इज टू डिटरमाइन बाय द नर्वस सिस्टम इज डिसफंक्शनिंग इज प्रेजेंट और नॉट। कि मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें किसी भी तरीके की डिसफंक्शनिंग है या नहीं है, ये बताता है हमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। कि अगर पेशेंट कोई इंजर्ड है, किसी के हेड इंजरी आई है तो हमें पता चलेगा कि क्या मतलब कितने से कौन सी उसकी सीवियरिटी का भी पता चलता है हमें कि क्या डिसफंक्शनिंग आई है और डिसफंक्शनिंग आई है तो किस पार्ट में आई है, किस सीवियरिटी तक आई है। या फिर अगर हुई है कि माइनर इंजरी हुई है, माइनर हेड इंजरी है तो इतना डिसफंक्शनिंग नहीं है, बस थोड़े से मतलब सुपरफिशली जो है वो इंजरी हुई है। इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग डाटा दैट डिफरेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिसेस from nursing practices. As a part of patient record, it is available for the nurse and other health professionals for review. Comprehensive neurological examination helps to diagnose the disease and then treat, and nursing can be prescribed accordingly. Okay. लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारा फर्स्ट जो आ रहा है वो है आर्टिकल्स। कि हमें कोई भी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है तो उसके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें यहाँ पर मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स जो है वो लिख रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इसमें कुछ है जैसे कि ऑप्थेल्मोस्कोप चाहिए होता है, टंग ब्लेड, टंग डिप्रेसर, टोनिंग फॉर्क हो गया, कॉटन स्वैप्स, टेप मेजर, सेफ्टी पिन, स्टेथोस्कोप, ruler, pen light, oral thermometer and skin fold caliper, gloves, Snellen alphabet chart, ALPHABET alphabet chart and components में आता है। नेक्स्ट कम टू द component कि कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं। इसके सबसे पहले हमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट का क्रेनियल नर्व फंक्शन। क्या क्या करेंगे, LOC करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कि कॉन्शियस है या नहीं है, एट द टाइम ऑफ इंजरी वो कॉन्शियस था या नहीं था या बाद में हुआ है। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल स्टेटस की इंजरी के बाद का मेंटल स्टेटस में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, कुछ मिला है या नहीं मिला है। क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन, जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनकी एग्जामिनेशन करना, स्पेशल सेरिब्रल फंक्शन, मोटर फंक्शन चेक करना, सेंसरी फंक्शन चेक करना, सेरिबेलर फंक्शन एंड रिफ्लेक्सेस को चेक करना। देन आता है उसके बाद अदर कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम चेक करेंगे, हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में भी हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं कि पेशेंट का हमें बायोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिकल डाटा क्या है बताता है। तो इसके अंदर हम बायोग्राफिकल डाटा में हम पेशेंट की पूरी हम पर्सनल प्रोफाइल लेते हैं कि पेशेंट का नाम क्या है, जो भी हमारा क्लाइंट है उसका नाम क्या है, उसका
एज आ गई है, उसमें एड्रेस आ जाता है, इनकम, मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमें चाहिए होती है, या फिर और उसके फादर्स नेम, या फिर ऑक्यूपेशन क्या है, कुछ कुछ, क्योंकि हमें कुछ कुछ ऑक्यूपेशनल भी मतलब ये और चीज़ों में भी काम आता है कि ऑक्यूपेशनल डिजीज़ भी होती है कुछ कुछ, तो हमें वो फाइंड आउट करने के लिए, उसका मतलब वो जो डिज़ीज़ कंडीशन है उसका कॉज फाइंड आउट करने के लिए हम ऑक्यूपेशन भी लिखते हैं उसमें। एंड ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि मतलब जेंडर क्या है, क्योंकि कुछ डिजीज़ कंडीशन जो है जेंडर बेसिस पे भी अफेक्ट करती है। देन हम यहाँ पे और हम पढ़ेंगे कि करंट हेल्थ की, मतलब करंट हेल्थ स्टेटस क्या है, उससे पूछना है पेशेंट से कि आपका करंट हेल्थ स्टेटस के बारे में पूछना है कि अभी क्या मतलब अभी के बारे में एट प्रेजेंट। एंड देन चीफ कंप्लेंट्स, जो चीफ कंप्लेंट्स है वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि डिटेल्ड प्रिस्क्रिप्शन ऑब्टेन डिटेल्ड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट। सो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल्ड बातें, जो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होंगी इवेंट्स की, कि मतलब चीफ कंप्लेंट्स क्या है, कि पेशेंट किस चीफ कंप्लेंट्स के साथ आया। जब पेशेंट हॉस्पिटल में आया तो जैसे पेशेंट ने बोला चीफ कंप्लेंट्स कुछ भी हो सकता है, वो हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, एंड और भी बहुत सी चीज़ें। सो हमें वो सब भी नोट डाउन करनी होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम देखेंगे कि पेशेंट अपने वर्ड्स में हमें बताएगा कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, कुछ उसकी साइन एंड सिम्टम्स, तो हमें इस बारे में इंक्वायरी करनी है पेशेंट से कि वो कितने टाइम से, उसकी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और लोकेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन, और कुछ जिससे हमें उस डिज़ीज़ को, या फिर कोई भी डिज़ीज़ कंडीशन होती है उसे और ज़्यादा हमें समझने का मौका मिलता है। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। हम जैसे अभी तक हमने देखा है, हम बायोग्राफिकल डाटा देखा हमने, करंट हेल्थ, चीफ कंप्लेंट्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। उसी तरीके से अब हम देखेंगे इसमें पेन देखेंगे। पेन में क्या आता है कि साइट क्या है पेन की, हेड में, बैक में, एक्सट्रीमिटीज़ में। देन आता है ऑनसेट, ऑनसेट में आएगा सडन है, ग्रेजुअल, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन। देन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, थ्रॉम्बिंग एक्टिविटी, डल, शार्प, मतलब पेन कैसा है उसका, कि डल है, शार्प है, चुभने वाला है, थ्रॉम्बिंग एक्टिविटी, कि मतलब जैसे कि किसी ने, जैसे होता है कि एक होता है कि लाइक नाइफ वाला जो पेन होता है कि कहीं पे नाइफ चुभ जाए, तो वो वाला पेन जो होता है वो है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है पेन का, पेन है कैसा, वो तो हमें पेशेंट ही बता पाएगा, जिसको कि ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, तो हमें पेशेंट से ही पूछनी पड़ेगी। देन आता है इसके बाद प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, ऑरा, नेक मूवमेंट, मेडिकेशन, स्ट्रेचिंग, रेस्ट, कि मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है। जैसे पेन है, पेशेंट को पेन हो रहा है, लेकिन अगर पेशेंट साथ में कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है तो पेन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या फिर कुछ भी नेक मूवमेंट कर रहा है तो उससे पेशेंट को आराम मिल रहा है, या और ज़्यादा मतलब सीवियर हो रहा है पेन, ये चीज़ें भी, ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, या फिर कुछ एक्स्ट्रा मेडिकेशन ले रहा है पेशेंट खुद से या फिर होम रेमेडीज़ से, तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो वो सब चीज़ें भी हमें देखनी होती है। देन आता है इसमें डिजीनेस related to postural curves, what had movements cause problems, hearing loss, ringing, buzzing, eye closing affect dizziness। इसमें हम ये देखेंगे कि पोस्चरल चेंजेस क्या आ रहे हैं, कि मतलब कि पेशेंट जब आंख बंद कर रहा है तो उसके कैसा लग रहा है, उसको और ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आराम मिल रहा है, और भी मतलब रिंगिंग साउंड उसके कान में, जैसे बजिंग, जैसे टिंगलिंग साउंड आती है कि एक टाइम के बाद, जैसे हमें कोल्ड हो जाता है तो उस टाइम पे हमारे कान बंद हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें मतलब जो मतलब नॉर्मली हमें सुनाई नहीं देती है, लेकिन उस टाइम पे हमें वो साउंड जो है सुनाई दे रही है, ऐसे कि एक टोन में, कांस्टेंट टोन में हमें कोई अलग सी करके साउंड सुनाई दे रही है। देन आती है 7th वन इज सेंसरी कंप्लेंट्स, ऑल्टरनेशन एबिलिटी टू सी, टेस्ट, हेयर, स्मेल एंड फील, कि उनकी एबिलिटी में कि मतलब कोई भी चीज़ अगर वो खा रहा है तो उसे टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी मतलब जितने भी हमारे एरियाज़ होते हैं, कि हमारे जो गस्टेटरी एरिया है, ऑल्फैक्टरी हैं, विजुअल एरिया है, ये सब हमारे ब्रेन के डिफरेंट एरिया में लोकेट रहते हैं। जैसे कि हमारा जो टेम्पोरल एरिया में हमारा ऑल्फैक्टरी
और ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट रहता है कि जितने भी हमारे सेंसेशन है, तो अगर किसी के टेम्पोरल एरिया में डैमेज हुआ है, टेम्पोरल एरिया पे भी किस पार्ट पे, उससे भी पता चलता है। तो पेशेंट को हम ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को, अगर पेशेंट बता रहा है कि हेड इंजरी में भी पेशेंट ये बता रहा है कि मुझे सुनने में दिक्कत हो रही है या फिर स्मेल ढंग से नहीं आ रही है, और पेशेंट के टेम्पोरल एरिया में मतलब नियर द ईयर के अराउंड या ईयर के पीछे की तरफ जो है पेशेंट के लगी है, तो हमें डिटेक्ट कर मतलब ये हमें थोड़ा बहुत आइडिया देता है कि हाँ पेशेंट के टेम्पोरल एरिया जो है वहाँ पे इंजरी हुई है। देन हम इन सब से सेंसिटिव कंप्लेंट्स की, हाँ तो ये सब चीज़ें हमें देखने में या फिर पता करने में या फिर उस चीज़ को और ज़्यादा उसकी सीवियरिटी को जानने में, किसी भी डिजीज़ कंडीशन में जानने में मदद करता है। देन उसमें हम अभी तक तो हमने ये सब कुछ हिस्ट्री वगैरह देखी हमने पेशेंट के। अब सबसे पहले जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे उसमें सबसे पहले आता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हम क्या देखते हैं? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में द फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट डील्स विद असेसिंग द पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इज द पेशेंट अलर्ट, लेथार्जिक, स्टूपर और कोमाटोस? द फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, जो फर्स्ट पार्ट होता है किसी भी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का, वो ये होता है कि हमें पता लगाना होता है कि क्या जो पेशेंट आया है वो अलर्ट है, लेथार्जिक है, मीन्स बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है, ड्राउजी फील कर रहा है, और इनअटेंटिव है, ज़्यादा अटेंटिव नहीं है, जैसे कोई आ रहा है तो इतना एकदम से अटेंटिव नहीं है, क्विक रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। एंड स्टूपरस है कि पेशेंट ज़्यादातर अपना टाइम बस सोने में ही बिता रहा है, और बहुत ही डिफ़िकल्टी मतलब ऐसे उठ इतना जैसे मतलब नॉर्मल जैसे हम डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कर रही है वो उतना नहीं कर रहा है डेली लाइफ अपनी एक्टिविटीज़, बस सोने में ही उसका मोस्ट ऑफ द टाइम जा रहा है। देन आता है सेमी कोमाटोस कि वर्बल स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो है पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, एंड देयर इज सम रिस्पॉन्सेस टू पेनफुल स्टिमुलाई कि मतलब कुछ भी पेनफुल स्टिमुलाई के, जैसे हमने कुछ ऐसे करते हैं कि हल्का सा कुछ शार्प ऑब्जेक्ट ऐसे प्रिक ऐसे थोड़ा टच करके देख मतलब रिस्पॉन्ड चेक कर रहे होते हैं हम इस टाइम पे। तो अगर पेशेंट उसके लिए भी अनरिस्पॉन्सिव हो रहा है कि जो नॉर्मली एक पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है जिन चीज़ों के लिए, तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है उसकी कॉन्शियस लेवल हमें चेक करने को मिलता है। जैसे कोमाटोस में तो पेशेंट को किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देता है, वो कोई भी वर्बल स्टिमुलाई के लिए उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता है, नो मोटर फंक्शन इज प्रेजेंट, ना मोटर फंक्शन है कि पेशेंट कोमा में है। तो ये सब चीज़ें हमें पता लगती है कि पेशेंट अलर्ट है। अलर्ट में क्या पता लगता है हमें कि उसका वीकनेस का कि कितना वो क्विकली रिस्पॉन्ड कर देता है। हम कुछ भी आंसर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सामने से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है एक्टिवली। लेकिन लेथार्जी में पेशेंट बहुत ज़्यादा ड्राउजी है, इन अटेंटिव है, पेशेंट बार बार उसे सोने का मन कर रहा है, वो बहुत ही वीक फील कर रहा है एंड कोऑपरेट्स अवेक, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है कि जब उठ रहा है तो कोऑपरेट भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो लेथार्जी फील कर दूसरी तरफ वो लेथार्जी भी फील कर रहा है। और पेशेंट इसमें ये वाली जो सेकंड कंडीशन है, इस टाइम पे पेशेंट ओरिएंटेड है। पेशेंट भले ही पेशेंट बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील कर रहा है, लेकिन पेशेंट अपने आसपास एरिया से ओरिएंटेड है। ओके, स्टूपरस में क्या होता है? पेशेंट का ज़्यादा टाइम सोने में जा रहा है, सेम हमने अभी पढ़ चुका है बाकी के। देन आता है सेकंड कंपोनेंट्स में आता है, अभी तक हमने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ा, अब सेकंड देन आता है हमारा ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल जो भी मैंने बताया 1947 में दिया जाता है, इसमें ब्रायन एंड जेनेट एंड ग्राम टेजिल ने दिया था इसे। ग्लासगो कोमा स्केल जिसे हम GCS भी कहते हैं, इट्स द मोस्ट कॉमन स्कोरिंग सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर कोई बोले कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए हम कौन सा स्केल का यूज़ करते हैं, तो वो होता है ग्लासगो कोमा स्केल। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए हम मोस्ट कॉमनली GCS यूज़ करते हैं। GCS चेक करते हैं, जैसे कोई पेशेंट आया तो उसका GCS चेक करते हैं कि GCS कितना, उससे हमें उसकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का पता चलता है। देन आता है उसके बाद यूज्ड इन अ पर्सन फॉलोइंग अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, कि मेनली उन पर्सन में होता है जो बहुत ही ज़्यादा मेजर या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है जिन्हें, तो उस टाइम पे पेशेंट बहुत तरीके के होते हैं कि मतलब
तो बहुत ज़्यादा लिथार्जिक हैं, स्टूपरस हैं, फिर कोमा में भी जा सकते हैं पेशेंट, फिर कोमा में भी हो सकते हैं। तो वो वहाँ पे हमें जीसीएस जो है चेक करना होता है, हमारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्पफुल होता है। पेशेंट के ऊपर जो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें देन basically it is used to help gauge the severity of an acute brain injury. The test is simple, reliable, and correlate well with outcome following severe brain injury. The GCS is reliable and objective way of recording the initial and subsequent level of consciousness in a person after a brain injury. अब GCS जो है इसमें मेनली हम 3 क्राइटेरिया देखते हैं। EVM, हमें EVM से याद करते हैं, EVM जैसे EVM। सो फर्स्ट आता है आई ओपनिंग, देन सेकंड वर्बल, थर्ड आता है मोटर रिस्पॉन्स। अगर मिनिमम स्कोर देखा जाए तो 3 होता है। यस, तो इसमें हम सबसे पहले हम अगर हम मिनिमम 1 मार्क्स और मैक्सिमम 4 देते हैं जैसे कि मैंने बताया है, लेकिन मिनिमम 1 किसे देते हैं अगर वो किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर आई ओपनिंग में हम 4 देते हैं, मैक्सिमम 4 मार्क्स देते हैं, मार्किंग देते हैं, तो सबसे हाईएस्ट किसे देते हैं, स्पॉन्टेनियस, जो एकदम मतलब अगर आप रूम पे एंटर कर रहे हो तो वो आपकी तरफ आई मूवमेंट करेगा वो पेशेंट। लेकिन अगर बिल्कुल कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है तो नन आता है इसका 4th, तो उसमें हम 1 मार्किंग देते हैं। सेम फॉर वर्बल, अगर आप कुछ भी पूछ रहे हो तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो 1 मार्किंग। लेकिन अगर वो कर रहा है पूरा मतलब ओरिएंटेड है अपने आसपास के एरिया से तो मैक्सिमम 5 मार्किंग। देन उसी तरीके से अगर मोटर रिस्पॉन्स में अगर वो मिनिमम मार्किंग उस पर इसमें नन में जाएगी, नन होता है इसका मिनिमम। ऐसे आप डिफरेंट पढ़ेंगे कि इस मोटर रिस्पॉन्स में 5 मार्क जो 6 मार्किंग हम दे रहे हैं मैक्सिमम, वो किस बेसिस में दे रहे हैं। जैसे कि आई ओपनिंग में स्पॉन्टेनियस होगा तो 4 देंगे, 2 स्पीच, अगर स्पीच पे रिस्पॉन्ड कर रहा है फिर आई मूवमेंट कर रहा है देन 3 देंगे, 2 पेन या प्रेशर पे तो 2 देंगे, एंड नन अगर कोई किसी भी तरीके का रिस्पॉन्ड नहीं है, उसका आई मूवमेंट नहीं है आपके आने पे, चाहे आप उससे कुछ पूछ भी रहे हो या फिर किसी भी तरीके से स्टिमुलाई या फिर पेनफुल स्टिमुलाई आप उस पर टच भी कर रहे हो पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए, फिर भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप फिर मिनिमम मार्किंग उसे 1 देते हो। सेम फॉर वर्बल में भी ऐसे अलग अलग होते हैं, ये तो मैंने आई का बताया, ऐसे ही वर्बल में होते हैं 5 अलग अलग, मोटर में होते हैं 6 डिफरेंट। तो इसके अकॉर्डिंग मिनिमम स्कोरिंग हम 3 देते हैं एंड मैक्सिमम स्कोरिंग 15। सो इसके बाद अगर हम बात करें कि हाईएस्ट स्कोरिंग मतलब अगर पेशेंट का 13 to 15, मैक्सिमम इसमें 15 जाता है, लेकिन अगर 13 to 15 आ रहा है तो मैं पेशेंट। अब इसमें आता है कि हमने मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स देख लिया। अब आता है स्कोरिंग की बारी कि अगर 13 to 15 हो, मीन्स किसी पेशेंट का अगर GCS 13 to 15 आ रहा है तो मीन्स वो कॉन्शियस है। देन अगर 9 to 12 आ रहा है तो भी कॉन्शियस है, लेकिन अगर 3 आ रहा है तो डीप कोमाटोस, मतलब बहुत ज़्यादा वो डीपली, वो बहुत मतलब सीवियर कंडीशन है पेशेंट की, वो कोमा में है। लेकिन 8 और <8 आ रहा है तो मीन्स कोमाटोस अनकॉन्शियस, पेशेंट अनकॉन्शियस है और कोमा में है। सो सी द डिफरेंस, इसमें है 3 है, 8 है या फिर <8 है। लेकिन अगर किसी की मार्किंग हाई आ रही, जितनी ज़्यादा हाई मार्किंग आएगी, ऐसा होता है ना, जितने ज़्यादा हमारे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं उतना अच्छा होता है, लेकिन उतना अच्छा होता है तो इसमें भी वही चीज़ फॉलो हुई है कि जितनी ज़्यादा अगर पेशेंट का जीसीएस की जितनी स्कोरिंग जितनी अच्छी है, जितना हाईएस्ट स्कोरिंग है, मीन्स पेशेंट की कंडीशन उतनी ही अच्छी है। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड थैंक यू।